राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी नई चीजें आपको मिलती हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलते हैं वो नोट करते जाइए और हर रोज जो उनको रिवाइज कीजिए। बच्चों, आज जो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो नोट करोगे तो उनके साथ साथ आप पिछले भी जो हैं वो भी रिवाइज करते रहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एचएससी कोई ना कोई धमाका करने वाली है, अपनी तैयारी पुख्ता रखिए बच्चों, जोर लगाइए और भी ज्यादा, ताकि आप भीड़ से जो अलग हो जाएं और आपका सिलेक्शन जो श्योर हो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों, नए जिले, उपमंडल, तहसील, पंचायत समिति के गठन के लिए बनाई गई 3 मंत्रियों की कमेटी को कब तक का समय दिया गया है? बच्चों, आपको पता होगा कि नए जिले या कोई नया उपमंडल बनाना या कोई नई तहसील बनानी है या कोई नई पंचायत समिति बनानी है या कोई नई पंचायत बनानी है बच्चों, तो उसके लिए कमेटी गठित की गई है जिसमें 3 मंत्री शामिल हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट करके यह बताइए कि वो 3 मंत्री कौन कौन हैं जिसे इस कमेटी में जो है शामिल किया गया है। वो 3 मंत्री कौन कौन हैं, और दूसरी बात है उस कमेटी को कब तक का समय दिया गया है? तो बच्चों, उस कमेटी को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, 31 दिसंबर तक का। क्योंकि बच्चों 31 दिसंबर के बाद और फिर जब तक 2021 की जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी नया जिला या नया उपमंडल या तहसील या पंचायत समिति या पंचायत जो वो नहीं बनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, 31 दिसंबर तक का समय है इस कमेटी के पास। 31 दिसंबर तक अगर कोई इन्होंने गठन करना है किसी नए जिले का या नए उपमंडल का या किसी तहसील का, पंचायत समिति या पंचायत का, तो कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक का इनको टाइम मिला है। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद जब तक 2021 की जनगणना पूरी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तो बच्चों कोई भी नई स्वीकृति जो वो नहीं दी जाएगी। तो मैंने पूछा था 3 जो मंत्रियों की कमेटी है इसमें कौन कौन है? तो इसमें एक तो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला। श्री दुष्यंत चौटाला जो हैं, इनकी अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा बच्चों एक हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल गुर्जर। और इसके अलावा बच्चों तीसरे हैं हमारे सहकारिता जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल ये इस कमेटी में शामिल है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नए जिले, उपमंडल, तहसील, पंचायत समिति के गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई इसमें 3 मंत्री कौन कौन शामिल है, किसकी अगुवाई में वो कमेटी बनाई? उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में। इसके अलावा शिक्षा मंत्री हमारे श्री कंवरपाल गुर्जर जो कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो वन मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री भी हैं। इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जो कि बावल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बावल रेवाड़ी में बच्चों। और ये 17 जो हमारी अनुसूचित विधानसभाएं, आरक्षित जो हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो विधानसभाएं उनमें से एक है बावल। और अगर हम बात करें डॉक्टर बनवारी लाल जो है वो हमारे सहकारिता मंत्री हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी किनके पास है? डॉक्टर बनवारी लाल के पास है बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रदेश में नए जिलों, उपमंडल, तहसील, ब्लॉक, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के गठन के लिए बनाई गई 3 मंत्रियों की कमेटी को दिसंबर तक का समय दिया गया है। मुख्य सचिव बनने से पहले एफसीआर रहते सीनियर आईएएस विजय वर्धन ने 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। बच्चों एफसीआर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू थे बच्चों पहले कौन? विजय वर्धन। और अब क्या है, हमारे प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव बनाया गया है। 33वीं मुख्य सचिव केशवी आनंद अरोड़ा 30 सितंबर को रिटायर हुई, उनके बाद विजय वर्धन को। तो विजय वर्धन ने मुख्य सचिव बनने से पहले नोटिफिकेशन जारी किया।
इसके अनुसार 31 दिसंबर के बाद जनगणना 2021 का कार्य पूरा होने तक प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वाली है कमेटी, अब दिसंबर तक अपने काम को गति दे सकेगी। इसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी शामिल हैं। ठीक है बच्चों, 6 जनवरी को इसी साल 2020 को राजस्व विभाग के तत्कालीन सीएस जो चीफ सेक्रेटरी थे धनपत सिंह, उन्होंने गजट नोटिफिकेशन में 31 मार्च तक की समयावधि तक सभी जिलों, उपमंडल, तहसील आदि की सीमाओं को जो का त्यों रखने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कब तक? 31 मार्च तक किया था पहले यह नोटिफिकेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, इसी अधिसूचना को सुपरसीड कर 29 सितंबर को नया नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है, और इस वर्ष जनवरी में जारी नोटिफिकेशन से प्रदेश के जिला, तहसीलों, गांव आदि की प्रशासनिक सीमाओं पर अगले 31 मार्च तक रोक लगा दी थी। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब कब तक का समय दिया है? अब दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का। मतलब 3 मंत्रियों की कमेटी थी, जो कि कोई नया जिला बनाना हो, कोई ब्लॉक बनाना हो, कोई उपमंडल बनाना हो, कोई पंचायत समिति या कोई ग्राम पंचायत नई बनानी हो बच्चों, उसके लिए तो इनको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया। ये कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद जब तक 2021 की जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो जाता तो सीमाएं उसके बाद अपरिवर्तित रहेंगी। ठीक है, तो इसमें 3 जो मंत्री हमारे श्री दुष्यंत चौटाला, हमारे उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर और इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, वो इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों में अगले साल से दाखिले शुरू हो जाएंगे? प्रदेश के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों में अगले साल से दाखिले शुरू हो जाएंगे बच्चों? तो ये हो जाएंगे बच्चों 1136 मॉडल संस्कृति स्कूलों में। अगले सेशन से, जो सेशन आएगा अप्रैल से, तो 1136 जो है प्रदेश के मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले शुरू हो जाएंगे। इनमें से 136 जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं बच्चों, 136 सीनियर सेकेंडरी, और 1000 जो मिडिल स्कूल हैं बच्चों। टोटल जो हैं वो 1136 स्कूलों में दाखिले शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी। इसके अलावा इनके नाम बदलने से संबंधित जो आदेश है वो भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा बच्चों इनमें दाखिला फीस भी लगेगी, और दाखिला फीस के अलावा मासिक फीस भी बच्चों लगेगी। दाखिले फीस की अगर हम बात करें तो पहली से 5वीं दाखिला फीस 500 रुपए होगी, और 6ठी से 12वीं तक जो दाखिला फीस है बच्चों वो 1000 रुपए होगी। अगर मासिक फीस की हम बात करें तो पहली से 3री जो 200 रुपए मासिक फीस लगेगी, 4थी 5वीं की 250 रुपए मासिक फीस लगेगी। इसके अलावा 6ठी से 8वीं बच्चों वो 300 रुपए मासिक फीस होगी, और 9वीं और 10वीं की 400 रुपए मासिक होगी, और 11वीं 12वीं की 500 रुपए मासिक फीस लगेगी। ये जो फीस आएगी इसका प्रयोग स्कूल मैनेजमेंट जो है स्कूल के रख रखाव में कर सकेगा। स्कूल मैनेजमेंट स्कूल के डेवलपमेंट में, उसके रख रखाव में इस फीस का प्रयोग कर सकेगा। इसके अलावा नियम 134A, आपको पता होगा बच्चों, नियम 134A के तहत जो है स्कूलों में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं जो BPL परिवार और EWS जो परिवार हैं उनके बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। तो इसके तहत जिनकी आमदनी 2 लाख रुपए तक है सालाना, जिस परिवार की आमदनी 2 लाख रुपए सालाना तक है, उनके बच्चों के लिए 20% सीटें आरक्षित होंगी, और जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक है उन परिवारों के बच्चों के लिए 10% जो है वो सीटें आरक्षित की गई हैं। तो प्रदेश के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों में अगले साल से दाखिले शुरू हो जाएंगे? तो बच्चों 1136 मॉडल स्कूलों में जो अगले साल से नए सेशन से दाखिले शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपको PDF में मिल जाएगा सारा, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ये फीस है, ये दाखिला फीस है बच्चों, कक्षा और दाखिला फीस, ये उनकी मासिक फीस है बच्चों। तो ये सारा आपको जो है PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। KC पब्लिकेशंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा बच्चों कृष्णा क्लासेस जो है इसके नाम से टेलीग्राम चैनल है, इनको आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आपको PDF वहां जो है
मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रदेश के कितने जिलों में प्रदूषण का स्तर खराब हालत में पहुंच गया है? प्रदेश के कितने जिलों में प्रदूषण का स्तर खराब हालत में पहुंच गया है? तो बच्चों 3 जिलों में, प्रदेश के 3 जिलों में प्रदूषण का स्तर जो वो खराब हालत में पहुंच गया है। अगर 18 जिलों की हम बात करें तो वह प्रदूषण का स्तर जो वो सामान्य स्तर पर बना हुआ है, और सिर्फ एक जिला जिसमें प्रदूषण जो है बच्चों वो उसका स्तर बिल्कुल सही है, वो है पंचकुला। एक जिला कौन सा? पंचकुला। उसमें प्रदूषण का स्तर जो है बिल्कुल सामान्य से नीचे है। बाकी 3 जिलों में प्रदूषण स्तर बहुत खराब हालत में पहुंच गए। 3 जिले कौन से हैं? यमुनानगर, अगर हम बात करें बच्चों कौन से 3 जिले हैं? यमुनानगर है इसमें। इसके अलावा बच्चों इसकी बात करें तो चरखी दादरी जो नया जिला बना है वो भी इसके अंदर शामिल है, जहां प्रदूषण का स्तर जो बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी कि जब लॉकडाउन लगा था, मार्च में लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद अप्रैल में सभी जिलों का जो AQI की अगर हम बात करें तो वो 100 से नीचे था। क्या था? 100 से नीचे था। और कहते हैं कि ऐसा पर्यावरण हो गया था, ऐसा वातावरण हो गया था, प्रदूषण का स्तर इतने नीचे आ गया था कि ये जो पर्यावरण था ऐसा 70 के दशक में होता था। लेकिन अब 2 अक्टूबर तक आते आते जो बच्चों वो दोबारा 3 गुना प्रदूषण बढ़ गया, जिसमें 3 जो जिले हैं बच्चों उनमें हालत बहुत खराब हो गई है, और 18 जिले हमारे जो है सामान्य स्तर पे हैं, और सिर्फ एक जिला जो है जिसमें अगर AQI की बात हम करें तो 69 है, किसमें? पंचकुला में 100 से नीचे है। तो बच्चों यमुनानगर, आप जानते हो बच्चों यमुनानगर जो है पिछली बार भी हमने पढ़ा था, पिछली कक्षा में, इसका क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 1989 को जिला बना था। टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से इसको जानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन आजादी मिलने से पहले बहुत पुरानी मंडी है, और ये टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का ग्रीन सिटी जो है वो कहलाता है यमुनानगर। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर के छछरौली में होती से हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मासिंद्राम कहते हैं। बच्चों नवनिर्मित जिला है चरखी दादरी, हरियाणा का 22वां जिला है बच्चों चरखी दादरी। तो इसके निर्माण के बारे में बच्चों में बहुत से भ्रम रहते हैं। तो बच्चों चरखी दादरी जो है इसकी घोषणा 18 सितंबर को हुई। 18 सितंबर 2016 को विकास रैली में जो है चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा हुई। क्या हुई? घोषणा। 18 सितंबर 2016 में चरखी दादरी को जो जिला बनाने की भाजपा की जो विकास रैली थी बच्चों उसमें घोषणा हुई। उसके बाद अगर हम बात करें 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली। कैबिनेट से मंजूरी मिली बच्चों। और अगर हम बात करें 16 नवंबर 2016 की, 16 नवंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जारी हुआ और बच्चों 1 दिसंबर 2016 से यह जिला अस्तित्व में आया। ऑफिशियल साइट के अनुसार बता रहा हूं बच्चों, 1 दिसंबर 2016 को जो है वो चरखी दादरी जिला जो है वो अस्तित्व में आया। तो ये डेट है बच्चों, आपको ये सारी ध्यान रखनी है कि घोषणा हुई थी 18 सितंबर 2016 को विकास रैली में, फिर 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट से मंजूरी मिली, फिर नवंबर 2016 में 16 नवंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 1 दिसंबर 2016 से बच्चों ये अस्तित्व में आया, इसने काम करना शुरू कर दिया। तो अगर सिर्फ गठन की डेट पूछे तो 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है, हरियाणा का 22वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद बच्चों सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल के हिसाब से 743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है बच्चों, हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहलाता है फरीदाबाद। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो फरीदाबाद का ही है, 2298 व्यक्ति प्रति 1000 किलोमीटर में।
तो बच्चों इन 3 डिस्ट्रिक्टों में प्रदूषण का स्तर पुअर स्तर पे आ गया, बहुत खराब हालत में। 18 जिलों में मध्यम स्तर तक जा पहुंचा है और एकमात्र जिला पंचकुले में AQI 69 तक है। ठीक है, बाकी बच्चों वही चीजें हैं। 5 अप्रैल को प्रदेश में AQI अधिकांश जिलों में 100 से नीचे था। 1970 में जिस तरह का पर्यावरण होता था ठीक वैसी स्थिति लॉकडाउन के दौरान आई थी बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी और ये आपको जो है PDF में मिल जाएंगी। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रदेश की कितनी पंचायतों का डाटा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राम दर्शन पर उपलब्ध होगा? ठीक है बच्चों, प्रदेश की कितनी पंचायतों का जो डाटा है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राम दर्शन। तो बच्चों ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या हम कह सकते हैं डिजिटल पोर्टल, डिजिटल जो पोर्टल है ग्राम दर्शन, ग्राम दर्शन, इसका शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिजिटल पोर्टल जो है ग्राम दर्शन उसका शुभारंभ किसने किया? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इसका जो है हाल ही में शुभारंभ किया। साथ में हमारे जो डिप्टी CM है श्री दुष्यंत चौटाला वो भी इनके साथ थे बच्चों। तो इसके तहत क्या है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राम दर्शन पर कितनी पंचायतों का डाटा उपलब्ध होगा? तो बच्चों होगा 6197। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्रदेश में कितनी पंचायतें जो हैं वो डिजिटल हो गई हैं। प्रदेश में कितनी पंचायतें डिजिटल हो गई हैं? तो 6197 ग्राम पंचायतें जो बच्चों वो डिजिटल हो गई हैं। प्रदेश की पहली डिजिटल पंचायत या हम देश की कह सकते हैं बच्चों, देश की पहली डिजिटल पंचायत बहुत बार आपने पढ़ा है बीबीपुर, जींद जिले की बीबीपुर। जींद जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय कहते हैं। ठीक है, देश की पहली डिजिटल पंचायत जो है वो बीबीपुर है बच्चों, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। तो अब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल पोर्टल ग्राम दर्शन लॉन्च किया है और इस पे जो है 6197 ग्राम पंचायतों का जो है वो डाटा उपलब्ध होगा बच्चों। हरियाणा में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो 6212 जो ग्राम पंचायतें हैं। एक बार HSC ने क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में कितनी पंचायतें, तो ऑप्शन जो इस तरह दिए हुए थे 6000 से अधिक, 7000 से अधिक, तो आंसर था 6000 से अधिक। और अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार तो गांव कितने हैं हरियाणा में? तो गांव है 6841। हरियाणा में कितने आबाद गांव हैं? तो 6841 गांव बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अब जो है इस डिजिटल पोर्टल ग्राम दर्शन पर 6197 पंचायतों का डाटा उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा, चाहे विदेश में बैठा भी जो है वो पंचायत से संबंधित जानकारी देख सकेगा। इसके अलावा जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच है जो चुने प्रतिनिधि, चाहे पंच है या जो ग्राम सचिव है, उन सब की जानकारी भी जो है वो वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। इसके अलावा बच्चों जो अगर हम बात करें किसी पंचायत ने जो भी परियोजनाएं जो पूरी करवाई हैं उनसे संबंधित और पंचायत की जो संपत्ति आदि है उससे संबंधित जानकारी भी जो है वो सारी इस पे अपलोड की जाएगी, ताकि युवाओं को जो है वो अपने गांव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो मिलती रहे। ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा बच्चों कोरोना महामारी के कारण ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की बैठकें करने में असमर्थ थी, इसलिए हरियाणा राज्य द्वारा ई ग्राम सभा की अवधारणा शुरू की गई है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण एक स्थान पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी, तो ग्राम पंचायतें जो है वो ग्राम सभा की बैठकें नहीं कर सकती थी, तो इसके लिए हरियाणा राज्य द्वारा ई ग्राम सभा की अवधारणा जो है वो शुरू की गई। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, 99 लाख रुपए से खरीदी गई अत्याधुनिक वाटर टेस्टिंग लैब वैन प्रदेश के किस जिले में तैनात होगी? तो बच्चों क्या कह रहा है, अभी हाल ही में अत्याधुनिक वाटर टेस्टिंग लैब जो वैन है, चलती फिरती ये लैब इसको हम कह सकते हैं, वो प्रदेश सरकार ने 99 लाख रुपए की लागत से खरीदी है।
तो ये लैब किस जिले में तैनात होगी, ये हमें बताना है बच्चों, किस जिले में तैनात होगी। तो बच्चों ये होगी सीएम सिटी करनाल में, या जिसको हम कह सकते हैं कर्ण सिटी, कर्ण नगरी। हरियाणा का जो पेरिस है, धान का कटोरा, लिबर्टी शू का जन्मदाता। कर्ण लेक जो कर्ण झील है उसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, करनाल में। करनाल का अगर एक्सप्लेन की हम बात करें बच्चों 2520 वर्ग किलोमीटर है। हिसार की अगर हम बात करें बच्चों तो 3983 वर्ग किलोमीटर। मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी, स्टील सिटी, सर्वाधिक लोहे के पाइपों का उत्पादन जो है वो कहां होता है। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल गुजरी महल, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों 40 हाफिज का मकबरा, जहाज कोठी, ठीक है, लाट की मस्जिद, ये यहां के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फरीदाबाद के बारे में हमने पढ़ ही लिया। पंचकुला दूसरा सबसे छोटा जो जिला है, अक्षफल के हिसाब से 898 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अक्षफल है बच्चों। और पंचकुला 15 अगस्त जो है 1995 को बना था, और फरीदाबाद जो बच्चों 15 अगस्त 1979 को बना था। जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है पंचकुला, और अक्षफल में दूसरा सबसे छोटा जिला है। यह जनसंख्या के हिसाब से फरीदाबाद सबसे बड़ा है और अक्षफल के हिसाब से सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों करनाल में जो राज्य जल परीक्षण जो प्रयोगशाला है, हमारे प्रदेश की राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला, या हम ये कह सकते हैं बच्चों स्टेट वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा में कहां है, तो वो है करनाल में। तो उसी लैब में ये तैनात की जाएगी वैन, लेकिन ये जांच के लिए पूरे प्रदेश में घूमेगी, पूरे प्रदेश में जो है घूमेगी बच्चों। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें करनाल की बच्चों, तो आपको पता है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी कहां है, फोरेंसिक लैब प्रयोगशाला ये कहां है बच्चों, ये करनाल के मधुबन में है, करनाल के मधुबन में। तो आप कमेंट करके ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी। फोरेंसिक लैब प्रयोगशाला जो है मधुबन करनाल में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कहां की गई थी और कब हुई थी बच्चों। इसके अलावा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भी कहां है, करनाल में। केंद्रीय लवणता, केंद्रीय मृदा लवणता, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यह भी करनाल में बच्चों। 1969 में इसका जो है स्थापना की गई थी। इसके अलावा आप जानते हो डायरेक्टरेट व्हीट जो रिसर्च सेंटर है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च सेंटर जो है, जो गेहूं से संबंधित है बच्चों, वो भी कहां है, वो भी करनाल में है। तो उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसके अलावा एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां है, करनाल में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बच्चों हम बात करें फोरेंसिक लैब प्रयोगशाला जो है, इसकी स्थापना रोहतक में की गई थी। पहले कहां की गई थी, रोहतक में 1973 में, और 1976 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया, मधुबन करनाल में। और हमारे प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी, प्रदेश की पहली एनसीसी जो एकेडमी है वो भी कहां है, करनाल में, करनाल के घरौंडा में। कहां है, करनाल के घरौंडा में। ठीक है बच्चों। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं कि प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी कहां है, हमारे हरियाणा राज्य की, तो वह घरौंडा करनाल में। फोरेंसिक लैब प्रयोगशाला कहां है, मधुबन में। हालांकि इसकी स्थापना 1973 में रोहतक में हुई थी। 1976 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया, मधुबन में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है वो भी करनाल में 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा एनडीआरआई वो भी करनाल में 1955 में उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो भी कहां है बच्चों, वो करनाल में है। ठीक है। अगर हम कहें गेहूं से संबंधित जो निदेशालय है,
गेहूं अनुसंधान निदेशालय, वो करनाल में 1978 में उसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारे चीजें कहाँ है? करनाल में है। बच्चों, शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए सीएम ने शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक अत्याधुनिक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किया। राज्य यह वैन, यह मोबाइल वैन जो है राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला करनाल में तैनात होगी और परीक्षण के लिए पूरे प्रदेश में जाएगी, पूरे प्रदेश में जाएगी बच्चों। ठीक है, परीक्षण के लिए पूरे प्रदेश में जाएगी। तो प्रदेश में ऐसी 43 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। प्रदेश में कितनी? 43 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। यह अत्याधुनिक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब जो वैन 99 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई है। तो नेक्स्ट देखिए अगला। बच्चों, प्रदेश में कोरोना से चल रही जंग के बीच प्रदेश में आरटी पीसीआर टेस्ट जो है वो कितने रुपए सस्ता हुआ है? कोरोना से चल रही जंग के बीच प्रदेश में आरटी पीसीआर टेस्ट कितने रुपए सस्ता हुआ है? तो बच्चों ये हुआ है 400 रुपए सस्ता। कितना? 400 रुपए सस्ता। अब बच्चों कोई भी लैब, चाहे वो प्राइवेट लैब हो, 1200 रुपए से ज्यादा जो है वो इस टेस्टिंग के नहीं ले सकेगी। इसके साथ ही उन 1200 रुपए में ही जीएसटी शामिल है। उसी में जो हैंडेड, जो अगर हम बात करें चार्जेस सैंपलिंग के होते हैं, वो भी उसी के अंदर शामिल है बच्चों। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था पीछे वीडियो में कि एलिसा जो टेस्ट है या एलाइजा टेस्ट, उसकी कितनी फीस निर्धारित की गई? 250 रुपए। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी फीस कितनी निर्धारित की गई है? 650 रुपए, जिसमें जो है एंटीबॉडी का पता लगता है बच्चों। रैपिड एंटीजन टेस्ट 650 निर्धारित किया गया है। जो हम कहते हैं एलिसा टेस्ट या एलाइसा भी लिखा होता है टेस्ट, जो वो 250 रुपए का है। तो अब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कितने रुपए सस्ता कर दिया है? 400 रुपए सस्ता जो है वो कर दिया है बच्चों। अब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हरियाणा की कोई भी लैब जो है 1200 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगी। इस राशि में जीएसटी और हैंडलिंग चार्जेस सैंपल लेने तक शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, इन्होंने बताया कि पहले इस टेस्ट के लिए 2400 रुपए लिए जाते थे, जिसे बाद में घटाकर 1600 रुपए कर दिया। अब इस फीस में 400 रुपए की और कमी कर दी गई है। पहले जो है बच्चों कितने लेते थे? 2400 रुपए, अब घटा के 1600 कर दिए थे। अब 400 की और जो है कमी कर दी। और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के रेट पहले ही 650 रुपए तय हैं। इसके अलावा एलिसा टेस्ट की फीस 250 रुपए पहले से ही निर्धारित है। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्यों में सर्वाधिक ओडीएफ आप जानते हो बच्चों, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो राज्यों में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस विलेजेस होने पर हरियाणा को पूरे प्रदेश में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बच्चों गंदगी मुक्त जो भारत अभियान है उसके तहत पुरस्कार कौन सा दिया गया? सर्वाधिक ओडीएफ प्लस विलेजेस, मतलब जिस राज्य में सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया है। और उनमें पूरे हरियाणा को कौन सा प्रदेश, पूरे प्रदेश जो है हरियाणा को पूरे देश में कौन सा पुरस्कार मिला है? हरियाणा को पूरे देश में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये बच्चों मिला प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो आप यहां कमेंट करके ये बताइए कि हरियाणा में कितने ओडीएफ प्लस विलेजेस हैं, कितने खुले में शौच मुक्त गांव हैं, कितने खुले में शौच मुक्त जो गांव हैं वो कितने हरियाणा में हैं? तो बच्चों वो है 131, जो कि सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त गांव हमारे प्रदेश में हैं। कितने हैं? 131 है बच्चों। और इसीलिए देश में जो है ये प्रथम स्थान पे हरियाणा रहा, उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
और यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। यह भी क्वेश्चन बनता है कि पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो यह हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला ने यह पुरस्कार जो है वो वर्चुअली प्राप्त किया। और यह किसकी तरफ से दिया गया? केंद्रीय जल स्वच्छता एवं शक्ति संसाधन जो मंत्री हमारे कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। और साथ में कौन थे बच्चों? जो राज्य मंत्री हैं श्री रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया जो बच्चों हमारे प्रदेश से संबंध रखते हैं। कौन सी लोकसभा क्षेत्र से रतनलाल कटारिया जो वो चुने गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्यों में सर्वाधिक ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस विलेजेज होने पर हरियाणा को पूरे प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सबसे सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में, सबसे सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में हरियाणा ने को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला बच्चों। ठीक है, सर्वाधिक ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस विलेजेस में पहला, और सबसे सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। हरियाणा की ओर से यह अवार्ड उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने जो है वर्चुअल ग्रहण किया, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास का विभाग भी इन्हीं के पास है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से अवार्ड केंद्रीय पेयजल स्वच्छता और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। तो राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने वर्चुअल तौर पे दिया। तो ये हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं किस लोकसभा क्षेत्र से बच्चों? तो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से। तो हरियाणा में आप जानते हो बच्चों, तो टोटल जो है वो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 आरक्षित हैं। टोटल हरियाणा में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 2। उनमें से कितने आरक्षित हैं? टोटल कितने बच्चों? 10। उनमें से आरक्षित कितने? 2। तो 2 कौन कौन से आरक्षित हैं? एक तो अंबाला लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है, और दूसरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो है वो आरक्षित है बच्चों। यहां से जो है वो सिरसा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो सांसद है वो कौन है? वो है श्रीमती सुनीता दुग्गल। श्रीमती सुनीता दुग्गल यहां से वर्तमान में सांसद है। और अंबाला से कौन है? श्री रतनलाल कटारिया। राज्य सरकार के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक प्रदेश भर की पंचायतों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरियाणा इस दिशा में निरंतर कार्यरत रहा है। अब प्रदेश के 131 जो गांव हैं, कितने? 131 गांव ओडीएफ प्लस जो हैं वो घोषित किए गए हैं। ये भी ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा प्रदेश के कितने गांव को ओडीएफ प्लस जो है वो घोषित किया गया है? तो वो किया गया 131 गांवों को। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ये जो है आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर पढ़ा था। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, सबसे सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में हरियाणा को प्रदेश में कौन सा स्थान मिला? हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है बच्चों? तो यह मिला है तीसरा। कौन सा मिला है? तीसरा। ठीक है, सर्वाधिक ओडीएफ प्लस विलेजेस, सर्वाधिक खुले में शौच मुक्त गांव, उसमें हरियाणा प्रथम स्थान पे रहा है। हरियाणा के 131 गांव को जो है ओडीएफ प्लस जो घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें सबसे सुंदर सामुदायिक शौचालय, इस श्रेणी में हरियाणा जो प्रदेश है वो देश में तीसरे स्थान पे रहा है बच्चों। और ये अवार्ड जो किसने प्राप्त किया हम पिछली वीडियो में पढ़े, हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने, और दिए किसने? केंद्रीय स्वच्छ जो पेयजल है और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने वर्चुअली ये अवार्ड दिए थे। ठीक है, और इस मौके पर जो हमारे अगर हम बात करें ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी हरियाणा जो है वो प्रदेश में प्लास्टिक कचरे से सड़क
बनाने के मामले में अग्रणीय राज्यों में होगा। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के मामले में हरियाणा जो है वो क्या होगा, अग्रणी राज्यों में होगा। इसके अलावा बच्चों इसके लिए कहते हैं उन्होंने पहले बता कि सरकार ने पहले से फेज 2 पे कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मौके पे कि जो 10,000 से ज्यादा आबादी के गांव हैं उनके लिए महाग्राम योजना जो है वो सरकार ने शुरू कर दी है। महाग्राम योजना कौन से गांव के लिए है? जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है बच्चों। तो आगे देखिए, अगला है बच्चों, निम्न में से किस आईएएस अधिकारी का पदनाम बदला जा सकता है? कहता है बच्चों इनमें से किस आईएएस अधिकारी का पदनाम जो है वो बदला जा सकता है? तो ए ऑप्शन है विजयवर्धन। तो विजयवर्धन बच्चों आप जानते हो 1985 बैच के आईएएस हैं और वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव इन्हें बनाया गया है 1 अक्टूबर को, और ये 34वें मुख्य सचिव हैं हरियाणा के। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें सुनील गुलाटी 1984 बैच के आईएएस हैं बच्चों, इनसे सीनियर हैं। तो सुनील गुलाटी को नजरअंदाज करके जो है वो विजयवर्धन को क्या बनाया, मुख्य सचिव बनाया गया है। और सुनील गुलाटी के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बच्चों पल्स पोलियो अभियान में जो बॉलीवुड के महानायक हैं बिग बी अमिताभ बच्चन, वो जो स्लोगन बोलते हैं एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, तो वो किनके द्वारा लिखा गया था? वो सुनील गुलाटी जी ने लिखा था वो। ठीक है। संजीव कौशल बच्चों जो वर्तमान में एफसीआर बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? एफसीआर। तो एफसीआर बच्चों फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो है किसको बनाया गया? संजीव कौशल को बनाया गया बच्चों। तो यहां भी सुनील गुलाटी को जो नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि बच्चों मुख्य सचिव के बाद दूसरा जो सबसे वरिष्ठ पद होता है, जो सबसे सीनियर पद होता है, वो एफसीआर का होता है। तो मुख्य सचिव बनाने से पहले जो है वो एफसीआर जो बनाया जाता है, और पहले भी इनको नजरअंदाज किया गया था सुनील गुलाटी को सीनियर होने के बावजूद एफसीआर नहीं बनाया गया। एफसीआर विजयवर्धन को बनाया गया था, और जो एफसीआर बनाया जाता है बच्चों उसी को फिर आगे मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो मुख्य सचिव भी किसे? विजयवर्धन को बनाया गया है। तो इनको नजरअंदाज किया पूरी तरह। और अब दूसरा जो सीनियर पद है बच्चों एफसीआर, वो संजीव कौशल को दिया गया है। तो यहां भी सुनील गुलाटी को नजरअंदाज किया गया है। तो कहते हैं कि किस आईएएस अधिकारी का पदनाम बदला जा सकता है? तो सुनील गुलाटी का जो पदनाम है वो बदला जा सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों इनसे जूनियर हैं, और जूनियर हैं तो एक चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि इनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके इनको पद दिए गए हैं। तो या तो इनको फिर जैसे पंजाब में किया हुआ है कि मुख्य सचिव के जो समकक्ष है कोई भी पद इनको दिया जा सकता है मुख्य सचिव के समकक्ष, या अतिरिक्त मुख्य सचिव इनको बनाया जा सकता है, ताकि इन्हें अपने जूनियर जो अधिकारी थे ये, क्योंकि ये उनसे जूनियर हैं बच्चों, उनको रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। और ऐसा हमारे प्रदेश में 26 साल बाद हुआ है। पहले 1994 में चौधरी भजनलाल जी ने ऐसा किया था कि सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जो है वो दूसरे जूनियर अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया था। हालांकि बच्चों ये जो राज्य सरकार है, जो प्रदेश सरकार है, वो इसके लिए बाध्य नहीं होती, वो अपना डिसीजन ले सकती इस मामले में। लेकिन फिर भी ये सबसे सीनियर हैं और इनको जो है जूनियर अपने जो आईएएस अधिकारी इनको रिपोर्टिंग ना करनी पड़े, इसके लिए इनका पदनाम जो है वो बदला जा सकता है। हरियाणा में 26 साल बाद किसी आईएएस अफसर का वरिष्ठता को दरकिनार करके उनसे 1 साल कमतर अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया है। 1 साल में 3 बार सुपरसीड किए जा चुके 1984 बैच के आईएएस सुनील कुमार गुलाटी के पदनाम को लेकर अफसरशाही में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पंजाब की तर्ज पर प्रदेश सरकार सुनील गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव या फिर मुख्य सचिव के समकक्ष किसी पद पर एडजस्ट कर सकती है, ताकि उन्हें जूनियर अधिकारियों को रिपोर्टिंग न करनी पड़े। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आप पढ़ लेना
सारा जो मैंने बताया वही है, और इसमें ही ये चीज लिखी गई है कि अगस्त 1994 में तत्कालीन बैच के आईएएस एचडी बंसल को मुख्य सचिव बनाया गया। तो 1961 बैच के आईएएस ए बनर्जी को हरियाणा योजना बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया था, ताकि उन्हें अपने जूनियर को रिपोर्टिंग न करनी पड़े। हरियाणा में पहले 26 साल पहले 1994 में ऐसा हुआ था बच्चों, जब तत्कालीन बैच के आईएएस एचडी बंसल को मुख्य सचिव बनाया गया। किस पे वरीयता देके? आईएएस ए बनर्जी पे वरीयता देके। तो ए बनर्जी को फिर क्या किया? हरियाणा योजना बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तो ऐसा ही कुछ जो है सुनील गुलाटी के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? बच्चों सबसे पहले तो आप मेरे को यह बताइए कमेंट करके, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जो है वो किसने शुरू किया था? सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है वो किसने शुरू किया था? सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जो किसने शुरू किया था? तो ये किया था बच्चों सुनील जागलान ने। सुनील जागलान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो हमारे पानीपत से शुरू किया। तो उसी मुहिम का एक ये हिस्सा था सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन या सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है। ये सुनील जागलान जो कि बीबीपुर जींद के सरपंच थे उस टाइम, बीबीपुर जो पंचायत है जींद डिस्ट्रिक्ट की, उसके सरपंच थे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं पूर्व सरपंच। हरियाणा की पहली डिजिटल पंचायत या देश की पहली डिजिटल पंचायत बीबीपुर जो है उसके सरपंच होते थे उस टाइम सुनील जागलान। तो इन्होंने अब क्या किया, इस फाउंडेशन ने बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए कौन सा अभियान जो है वो शुरू किया है? ए ऑप्शन है मारी बहू मारी शान, बी परदेसी बहू मारी शान, सी विदेशी बहू मारी शान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यह अभियान शुरू किया गया परदेसी बहू मारी शान। मतलब बच्चों देखो हमारे हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम है, तो बाहर के राज्यों से बहुत सी बहुएं यहां आई हैं, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, बाहर से जो मध्य प्रदेश हो, वहां से बहुत सी बहुएं जो यहां पे जो है शादी करके लाई गई हैं। लगभग कहते हैं लगभग 1,35,000 जो बहुएं हैं वो एक सर्वे के अनुसार हरियाणा में जो हैं वो अदर स्टेट से आई हैं। और उनके माथे पर एक कलंक है कि आमतौर पे उनको क्या कहा जाता है? मोल की बहू। किसकी? कि अब मोल लाई बहू है, कहते हैं ना गांव आदि में आपने सुना होगा कि ये तो मोल वाली बहू है, मोल लेके आया 60,000 में 70,000 में लाइक दिसियों कहते हैं। तो उनके माथे से ये कलंक मिटाने के लिए, मोल की बहू का कलंक मिटाने के लिए, बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? परदेसी बहू मारी शान। परदेसी बहू मारी शान जो है बच्चों ये शुरू किया गया है अभियान सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा। 1,35,000 महिलाएं हरियाणा में बाहर से लाई गई हैं सर्वे के मुताबिक। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक दिल्ली, पंजाब व हरियाणा के कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा कराए गए सर्वे से पता लगा कि यह महिलाएं संस्कृति, खान पान, वेशभूषा अलग होने के बावजूद करीब 1.5 लाख परिवारों का घर जो है आबाद किए हुए हैं। इन्होंने लगभग 1,500 परिवारों का जो है वो घर बसाया बच्चों। हालांकि उनकी संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है। ठीक है, दूसरे प्रदेशों से लाई जाने वाली बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए संस्था ने परदेसी बहू मारी शान अभियान शुरू किया है, जिससे मोल की बहू का कलंक इन पर से हटाया जा सके। तो बहुत अच्छी शुरुआत है बच्चों, बहुत बढ़िया शुरुआत है। और कहीं ना कहीं बच्चों ये जो परदेसी बहुएं आई है इनसे कहीं ना कहीं अंतरजातीय विवाह को भी जो बच्चों बढ़ावा मिला है, क्योंकि वहां से बहुत सी जो है निम्न जाति की जो बहुएं हैं वो यहां सवर्ण जातियों में आई हैं। तो चाहे इनडायरेक्ट हम कहें
तो अंतरजातीय विवाह को भी जो है बच्चों बढ़ावा मिला है इससे, जो कि एक शुभ संकेत, जाति व्यवस्था को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। और बच्चों ऐसी क्लासें हम प्रतिदिन आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, लगातार लगे रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।